जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आईटीसी 2021 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगेन हमने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है और ये क्वेश्चंस भी आईटी में पूछा हुआ है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सीरीज में चला रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जनरली जो एग्जामिनर हैं, जो भी पेपर सेट करते हैं नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स के, चाहे आई जी की बात हो, आई जेम की, किसी भी नेशनल स्तर कॉम्पिटिशन्स के जो मैथमेटिक्स के बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, जो मैथमेटिक्स का जो पेपर सेट किया जाता है वो लोग जियोमेट्री पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वाई? क्योंकि जियोमेट्री का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो माना जाता है ना कि आपको सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल एक अनुभव हो रहा है, तो आप प्रैक्टिकलिटी के बड़े करीब हैं। तो अगेन हमने उस टाइप का एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। बहरहाल इस क्वेश्चन को बड़े इजी वे में और कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। बहरहाल हमारा भी वो उद्देश्य नहीं है। फर्दर वे हम बाद में उसको लोग डिस्कस करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को इजी वे में टैकल करते हैं। इजी में टैकल करने का मतलब हमारा सिर्फ ये होता है ना कि उसका हम लोग जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस कैसे देखेंगे। तो बहरहाल हम भी उसी की बात करेंगे। हम कैसे इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, क्या कहा है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। वही क्वेश्चन है जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, उसी टाइप पे पूछा है कि लेट Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग इस इक्वेशंस को, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 जो इसको सेटिस्फाई करता है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 पूछा है। अगेन मिनिमम और मैक्सिमम होने, जब ये सीरीज शुरू की थी तो स्टार्टिंग में बात की थी कि हमेशा यहाँ इस टाइप का जो मिनिमम और मैक्सिमम जो कंसेप्ट होता है पूछने का, एग्जामिनर अक्सर इस क्वेश्चन को पूछते हैं। क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट उस चीज को डिस्कस करेंगे। क्यों ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनर पूछना चाहता है, व्हाट इज द रीजन। तो बहरहाल अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि ये मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 9 है। इसकी मीनिंग हमारी ये हो गई कि Z1 इज नॉट ए पर्टिकुलर नंबर। जब कोई यहाँ बात आई है कि सेटिस्फाइंग कर रहा है तो इसकी मीनिंग ये होगी कि Z1 वे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस रिलेशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो Z1 है, और Z2 क्या है कि जो इस रिलेशंस को सेटिस्फाई करेंगे वे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस रिलेशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो मेरे Z2 है। Z1 एंड Z2 नॉट टू फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसी बात नहीं है कोई दो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 एंड Z2 दीज आर टू वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर। वो मतलब जस्ट लाइक एज एक्स वाई, हम उनको एक्स वाई ट्रीट करेंगे। क्योंकि जब कोई Z1 Z2 Z3 इक्वेशंस को सेटिस्फाई हो तो लिसनर इस बात को ऑलवेज बी कीप इन माइंड कि दिस इज द रनिंग पॉइंट्स, यानी दिस रिप्रेजेंट ए पाथ। वो किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा और किसी पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब पाथ कैसे हम ट्रीट करेंगे इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था जनरल, कि सर्किल का यह जो बड़ा फेमस इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में चलता है वो ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड ऑफ Z माइनस Z नॉट इज इक्वल टू, अगर मैं R लिखूं तो इसकी मीनिंग ये होती है Z माइनस Z नॉट की मीनिंग X नॉट माइनस I Y नॉट इज इक्वल टू R अगर लिखा है तो इसकी मीनिंग ये होती है कि अगर इसको मैं ब्रेक करूं, और इस चीज को याद ही रखना तो बहुत उनके लिए बड़ी सहूलियत हो जाएगी। एग्जाम पीरियड में टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हाँ, इस चीज को, वो टाइम मैनेजमेंट की बात यहाँ, ये जो ट्रिक है वो कायदे से यहाँ काम करती है। कैसे? x माइनस एक्स नॉट दिस होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अच्छा, अगर कहीं मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r लिखा है तो उस चीज को कैसे बड़े इजी वे में टैकल किया जाए, यहाँ से कंपेरिजन कर लिया जाए। इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस 0 इज इक्वल टू r। मीनिंग क्या है कि जो Z नॉट था वहां 0 हो गया है, और 0 का मतलब हो गया दैट इज द ओरिजिन। ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 मीनिंग व्हाट, दैट इज द ओरिजिन। दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल, ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है दिस, जिसका जो सेंटर है, सेंटर इज व्हाट, x नॉट y नॉट। दिस रिप्रेजेंट आल्सो ए सर्किल, इसका सेंटर क्या है, दिस इज द ओरिजिन हियर। अब बस आप सर्किल तो ड्रा कर दीजिए, बाकी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा क्या पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा कोई इक्वेशन दे तो दिस इज ए सर्किल, तो कहने का मतलब हमारा क्या है, दिस इज रिप्रेजेंट ए सर्किल। बात क्लियर हो गई एक लाइन में? ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है, ये भी सर्किल रिप्रेजेंट करता है। अब ताबड़तोड़ यहां से कंपैरिजन करिए, बात आप सेंटर लिख देंगे। कहने की हमारी मीनिंग क्या हो गई
कि अगर मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिख दूं तो यहाँ क्या बात आएगी, मॉड ऑफ गिवन क्या है, व्हाट इज द गिवन, गिवन ये है कि मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू 9। तो इसकी मीनिंग ये होगी कंपेरिजन बाय दिस, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द 81। ये हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर हमारा क्या है भाई, दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल, ये जो है हमारा सर्किल को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो सेंटर है वो 0 0 है। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू दिस r इज द रेडियस, तो r है हमारा 9 है, दिस हो गया एक बार। नेक्स्ट जो गिवन है उस पर थोड़ा देखिए कि वो क्या है, व्हाट इज द मॉड ऑफ z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 4। इसकी मीनिंग ये होगी कि दिस x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, जस्ट कंपेयरिंग दिस, x नॉट इज व्हाट 3, y नॉट इज इक्वल टू व्हाट 4 एंड r स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज द 16। मीनिंग ये हो गई कि इसका जो सेंटर है, सेंटर कहां पे है, दिस इज द 3 4, x नॉट y नॉट, रेडियस क्या है, रेडियस r है, तो r स्क्वायर 16, r दैट इज द 4। अब क्या किया जाए ना कि इन दोनों सर्किलों को बनाया जाए, ये काम होगा। नाउ कंस्ट्रक्ट्स दीज सर्किल्स। अच्छा अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के कंपटीशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ उस क्वेश्चन में ऐसा कोई दम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सबसे बड़े टफ बनाए जाते हो, नहीं, बहुत टफ भी बनाए जाते हैं। तो जब बहुत टफ बनाए जाएंगे तो वहां भी कुछ क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे, उसको भी हम कैसे इजी वे में टैकल करेंगे। ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बट जो पहली बार बिगिनर स्टूडेंट है उसके लिए क्वेश्चन ये टफ लग सकता है, बट अगर इस प्रोसेस से वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो जो टफ जो प्रॉब्लम है उनके लिए इजी हो जाएगा, मतलब इजी वे टू द सॉल्व हो जाएगा, काफी इजी वे में उसको टैकल कर सकते हैं। बहरहाल अब हम लोग अपने फिगर में आते हैं, पहले इस सर्किल को ड्रा करते हैं, ड्रा दिस सर्किल। कैसे बनेगी ये सर्किल, सेंटर है हमारा 0 0 और रेडियस 9 है, तो ले लिया जाए सेंटर, दिस इज द 0 एंड द रेडियस इज 9 हियर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया हमारा। तो दिस इज द सर्किल, सर्किल ड्रा करना जिसकी रेडियस 9 है, यस दिस इज द सर्किल हियर। थोड़ा और ये इधर जाएगा, दिस दिस इज सर्किल हियर, सेंटर इसका 0 0। अब यहाँ Z1 क्या, व्हाट इज द Z1, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द Z1, Z1 जो है ये जो XY है इस पे कोई पॉइंट है, दिस यानी जो इस ये जो इक्वेशन है मेरा, दिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉइंट हमारा XY है वो इस सर्किल पे लाई करता है, दिस, इस इक्वेशन 1 को मैंने लिख दिया, दिस सर्किल। नेक्स्ट सर्किल क्या है, नेक्स्ट जो सर्किल है उसका सेंटर हमारा 3 है और 4 है, तो x पे 3 है, तो दिस इज द 1 2 एंड 3, दिस ये 3 हमारा हो गया, और 4 डिस्टेंस है, तो यहां से तो ये डिस्टेंस 9 है, राइट, बट हम लोग 4 डिस्टेंस चलेंगे, तो यहां से 1 2 3 4 ये मेरा होगा, तो सेंटर कहीं इसका यहाँ पे लाई करेगा, दिस 3 4, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस 4 है, और यहां से यहां तक जो इसकी हाइट है, दिस हाइट इज 4 ईयर। मीनिंग हमारी क्या हो गई कि जो सर्किल होगी ये 4 रेडियस की हो गई। अब लिसनर जो वीडियो लेक्चर बड़ा सीरियस वॉच करना है, अगर वो सीरियसली देख रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होने में अब टाइम नहीं है। सेंटर यहां हो गया, मैंने अपना अंगूठा यहां रखा, अब इसको ऐसे आप घुमा दीजिए, इसको मैं ऐसे रख दूं, यहाँ दिस फिक्स कर दूं, दिस अंगूठे हमने सेंटर पे रख दिया और यहाँ रख दिया और इसको हमने घुमाया, देखिए, तो मतलब जो सर्किल जो बनेगी ना वो सर्किल हमारी क्या होगी, इसको टच करते हुए जाएगी।
अच्छा, और नेचुरल सी बात है कि ये 4 हो गया और 4 8 कहीं यहां रहना है, राइट। अच्छा, ये मेरा जो है 9 है। तो अच्छा, यहां अब आने के बाद हमारा क्या होगा, मतलब हमारी बात ऐसी होगी कि जो भी सर्किल होगी इसको टच करेगी, टच करते हुए यहां जाएगी, 4 रेडियस की है। अच्छा, ये भी डिस्टेंस हमारी 4 होगी यहाँ, तो हम सर्किल को ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। तो सर्किल कैसे बनेगा, कुछ सर्किल इस टाइप की बनेगी, अगर देखा जाए दिस, ऐसी सर्किल बनेगी। अच्छा, कहां कहां इंटरसेक्शंस होगा अभी हमारा दिमाग उस पर नहीं है, बट इतना तो पक्का है कि ये जो सर्किल है ना, इस सर्किल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। अगर हम बना के देखें तो ऑलवेज इंटरसेक्ट, किसी न किसी उसे पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करना होगा, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर दोनों सर्किलें इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे और पूछा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2, तो क्या मीनिंग होती है इसकी, इस चीज को लिसनर हमेशा ध्यान दें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 की मीनिंग ये होती है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स Z1 एंड Z2, उसको हम लोग मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 भी लिखते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक हमारा Z है और एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z माइनस ओमेगा की बात कही गई है, तो इसकी मीनिंग जियोमेट्रिकल ये होती है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। वाई, क्योंकि एक अगर आपको ये Z लिख रहे हैं तो दिस Z कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट, दिस इज अगेन ए पॉइंट्स, और ये दो पॉइंटों का डिफरेंस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन दैट एंड दैट पॉइंट्स। तो मॉड ऑफ Z माइनस ओमेगा और मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ये जो लिखा गया है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। अब मिनिमम डिस्टेंस की यहाँ बात पूछी हुई है। अब यहाँ अगर ये देखा जाए कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मतलब कि ये जो Z1 हम जैसे रन कर रहे हैं, ये रेडी कैमरा रन कर रहा है, ये Z1 पे ये XY पॉइंट Z1 का है, ये मेरा Z2 का है। अच्छा, इनके बीच जो है मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है, तो मिनिमम डिस्टेंस, अच्छा मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा भाई, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें जैसे ये डिस्टेंस हो गया, दिस डिस्टेंस, ये भी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, ये भी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है। तो कोई भी अगर ये पॉइंट यहाँ है, दिस पॉइंट, ये दिस इज अगेन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये पॉइंट दिस इज अगेन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। बात समझ में आ रही है, इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट और इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट का डिफरेंस जो वही मेरा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अच्छा, अगर ये इंटरसेक्ट कर दिया तो फिर मिनिमम डिस्टेंस हमारी दैट इज 0 हो गई, दिस इज द आंसर, मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो मेरी 0 होगी। कहने का हमारा मतलब ये हो गया। तो जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करें, लगाएं, तो सबसे पहले क्या करें, उसकी जियोमेट्री पे हम लोग ध्यान दें, और इस स्तर पे स्टूडेंट को ये माना जाएगा कि ऑलवेज उसका जो जियोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इजी में टैकल करने के लिए ये आवश्यक है, जो भी आईआईटी के स्टूडेंट्स सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे पकड़ बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना जियोमेट्रिकली बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ है तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का, बट हमने जियोमेट्री से क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर दिया। अगर इसको बाय मैथमेटिक्स विदाउट जियोमेट्री लगाया जाए तो दिस इज द वेरी लेंथी क्वेश्चंस, ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है हमारा। मतलब कि हम मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 कैसे निकालते हैं, उसके लिए थोड़ी हम यहाँ बात कर रहे हैं। हमने कहा भी था कि लास्ट में इस बात को रखेंगे। क्यों हम लोग जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई क्वेश्चंस की डीलिंग करें तो पहले प्रयास करें कि उसकी ज्योमेट्री बना लें, और ज्योमेट्री बनाने के बाद तब हम क्वेश्चंस जो पूछा गया है उसको हम लोग देखें। अगर वहां ज्योमेट्री की बात नहीं है तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मेरे फार्मूले उनको आप लगा दीजिए, कोई वहां बात ही नहीं है। जैसे अब यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम लगाएं विदाउट यूज ऑफ द जियोमेट्री तो फिर क्या होगा, Z1 हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ ये मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 9 दिया है, तो एक और रिजल्ट इस टाइप के लिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और लिसनर इस चीज को नोट करें। जैसे मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू R लिखे हैं, तो Z जब भी मॉड हटेगा तो R e रेज़ टू द पावर i थीटा हो जाता है। ये रिजल्ट ऑलवेज बी कीप इन माइंड। तो जब मैं Z1 हटाऊंगा तो फिर क्या लिखूंगा, व्हाट 9 e रेज़ टू द पावर व्हाट i थीटा, ये मेरी बात हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ देखा जाए ये मॉड ऑफ Z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 4। अब जब मैं मॉड हटाऊंगा मतलब Z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 4 ई रेज़ टू द पावर। अच्छा, मैं थीटा तो लिखूंगा नहीं, सेम एंगल तो नहीं लिखूंगा, कोई डिफरेंट एंगल लिखेंगे, हमें आई फाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शेप बनेगा। अच्छा, हम ऐसा
थीटा क्यों नहीं लिखे, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि ये जो शेप मेरा बनेगा ये दूसरा शेप बनेगा, ये जो शेप बनेगा मेरा दूसरा शेप बनेगा, मतलब दोनों डिफरेंट है। तो अगर दोनों डिफरेंट है तो एंगल भी डिफरेंट लिखी जानी चाहिए, एक नहीं लिखी जानी चाहिए। अगर एक लिखा जाएगा ना तो वो बात सही नहीं होगी। एक शेप के लिए थीटा एक लिखा जाता है, क्योंकि एक ही शेप है तो एक्स वाई का जो रिलेशन होगा वो एक ही रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे सर्किल जो होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो 81 मेरी जो सर्किल आ रही है तो जिसकी रेडियस 9 है, तो एक्स वाई सबके लिए वो एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये कहीं हमारी बात वहां लिखी जाएगी। लेकिन अगर दो पाथ हो जाएंगे ना तो थीटा फाई डिफरेंट लिखा जाता है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। तो अब अगर मैं यहां से Z2 निकालूं तो फिर Z2 क्या आएगा, व्हाट 4e रेज़ टू द पावर i फाई प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। अब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा भाई, मॉड ऑफ Z1 इज व्हाट, मॉड Z1 है r e रेज़ टू द पावर i थीटा, यहां हो जाएगा माइनस, दिस इज द, अच्छा 4 है ऑलरेडी, वहां 9 दिया तो 3, दिस इज द 3 है, सॉरी दिस इज द 3, एंड ये जो वैल्यू हमारी होगी एस 4 e रेज़ टू द पावर i फाई प्लस 3 प्लस 4 आयोटा, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। अच्छा अब इसको कास थीटा में तोड़ना, साइन थीटा, मतलब ये है कि ये 3 मॉड ऑफ 3 e रेज़ टू द पावर i थीटा कैसे होगा, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो गया, माइनस ये 4, ये क्या होगा कास फाई प्लस आयोटा साइन फाई, दिस प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। देखा जाए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा बहुत करेंगे तो यहाँ रियल एक और कर ले, तो रियल क्या होगा 3 कास थीटा, ये हो गया, दिस इज द 3 कास थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस 4 कास फाई माइनस 3, ये हो गया, प्लस आयोटा, नेक्स्ट क्या होगा 3 साइन थीटा दिस, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये आयोटा यहाँ आएगा माइनस 4 साइन फाई एंड दिस इज द माइनस 4, ये हो जाएगा। अब इसको तोड़ना, मतलब कि रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर अंडर रूट, उसके बाद थीटा फाई खोजना कि किस थीटा फाई के लिए मिनिमम होगा। ये तो फिर कई क्वेश्चंस में टाइम ही पूरा बीत जाएगा, जो भी मैथमेटिक्स का पार्ट मिलता है स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए। तो हमने इस क्वेश्चंस को ये पिकअप करने का हमारा उद्देश्य था कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जो ऐसा है इससे नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, अब तो स्टूडेंट को जवाब मिल गया होगा कि जब तक ये वो सब कैलकुलेशंस करेंगे तब तक हम जियोमेट्री बना के खट निकाल लेंगे, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी थी। क्यों नहीं पड़ी थी, क्योंकि दो सर्किलें इंटरसेक्ट कर रही थी, तो जब दो सर्किलें इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका मिनिमम डिस्टेंस हमारा 0 हो जाएगा। बट अगर ये क्वेश्चंस को और ट्विस्ट करना होता, तब करना होता, तब के लेवल को अगर आईटी वाले इस क्वेश्चंस को बनाए होते तो मिनिमम की जगह उसको मैक्सिमम किए होते। यस, अगर वो मैक्सिमम किए होते तब क्वेश्चन टफ हो जाता, क्योंकि सर्किल ये जो मेरी ऐसी बन रही थी तब तो फिर ये खोजना पड़ता ना कि यहाँ कौन वो पॉइंट है और यहाँ कौन पॉइंट है जिनके बीच की डिस्टेंस जो है मेरी मैक्सिमम है, और वो खोजना इतना आसान नहीं होता जितने इजी वे में ये टैकल हो गया था। तो बहरहाल ये इजी क्वेश्चन था। अच्छा मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है, तो मैक्सिमम भी कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी मैक्सिमम के लिए भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। हमारा कहने का है मतलब क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ लगाने का मतलब क्या है, जो ऐसे हमने लगाया, ये जो हमने पाथ को अडॉप्ट कर लिया क्वेश्चन लगाने का, ये राइट ट्रैक नहीं है। और कभी भी क्वेश्चंस को ऐसे न लगाएं, न ऐसे ट्राई करें। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का है, ऑलवेज यूज द कांसेप्ट ऑफ द जियोमेट्री। और जब आप जियोमेट्री का कांसेप्ट यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को बड़े इजी वे में टैकल करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कुछ और कॉम्प्लेक्स नंबर के टेक्निकल क्वेश्चंस को उठाएंगे। उसके बाद डीमैवर्स और एनियथ रूट्स ऑफ द यूनिटी पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहे हैं, और वो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में हो सकता है, क्योंकि इधर एनियथ रूट्स ऑफ द यूनिटी से क्वेश्चंस कम आए हैं, तो हो सकता है उसको भी अब टेक्निकल ढंग से क्वेश्चन उस पर बनाए जाए। ऑलरेडी बनते रहे हैं तो फिर आएंगे, नेचुरल सी बात है भाई। जब क्वेश्चन जिस टॉपिक पे टेक्निकल ढंग से बनाया जाता है तो उसी को तो क्वेश्चंस को फर्दर भी पूछा जाएगा, बनाया जाएगा। तो अब उस टाइप क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे। आई थिंक ये जो कंसेप्ट है इस टाइप क्वेश्चंस को हैंडल करने का, स्टूडेंट को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, वो कैसे इस टाइप क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, एग्जाम में कैसे उस चीज को लगाएंगे। अगेन एक बात कह देना चाह रहे हैं
कि जियोमेट्री पे इस लेवल पे आकर के जियोमेट्री की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो जो हम लोग ऑलरेडी जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट पढ़ाएंगे तो अपनी बात करेंगे। अभी तो हमारी यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जैसे जैसा यूज आएगा उस रिजल्ट को मैं डिस्कस करूंगा, और रिजल्ट ही यहाँ कंपटीशन में माने रखते हैं। थ्योरी का कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है अपनी जगह है, बट रिजल्ट कैसे एप्लीकेशन होगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंपटीशन। तो वो यहाँ बात सीखनी है और जाननी भी है, और हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिजल्ट को हम लोग क्विक यूज कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस और डिमैवर्स थ्योरम और एनी रूट्स ऑफ द यूनिटी की बात करेंगे। उसके बाद हम इस पार्ट को वाइंड अप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वो पार्ट हम पिकअप करेंगे जिससे IIT जी पे बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।